क्या करा था हमने हमने करा था फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। मिसेल जो है दैट कम्स अंडर व्हाट, इट कम्स अंडर एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स कौन से होते हैं? दोज कोलॉइड्स which behave as normal electrolytes at lower concentration but as colloids at higher concentration। तो मिसेल का एक एग्जांपल हमने कर लिया था which is soap। तो सोप में जो मिसेल है दैट कंसिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम स्टीरेट ले रहे हैं तो सोडियम स्टीरेट में देयर इज अ लॉन्ग चेन C17H35। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है दिस इज नॉन पोलर इन नेचर और ये नॉन पोलर इज हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रेपेलेंट। और COON से हम इसको डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दैट फॉर्म्स द पोलर हेड, right? और जो polar head है that is hydrophilic। Now how does soap brings about cleansing action? किस तरह से कपड़ों को साफ करता है? It is said कि जो कपड़ों पे dirt है वो क्या है? Grease, क्योंकि वो चिपक जाता है ना, अदरवाइज अगर चिपकेगा नहीं तो कपड़ा गंदा ही नहीं होगा, तो वो चिपक जाता है कपड़े के ऊपर क्योंकि उसमें ऑयल रहता है। ओके, सो लेट्स से दैट कि dirt particle इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द dirt particle। जो मिसेल्स होते हैं वो इस तरह से इसको सराउंड कर देते हैं सच दैट कि जो नॉन पोलर पार्ट है वो डिग करता है इस dirt particle के अंदर। क्यों? क्योंकि दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, पर वो ऑयल के पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर सकता है। ठीक है, अब स्लोली व्हाट विल हैपन, जो ये हमको यहाँ पे टेल जो है जिसने डिग करा हुआ है ये इस dirt particle को चर्न करने लग जाती है। चर्न का मतलब क्या होता है कि वो उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगी। तो एक जो पार्टिकल है वो फर्दर ब्रेक हो जाता है छोटे पार्टिकल्स में। अब हर एक छोटे पार्टिकल्स को इस तरह से मिसेल्स सराउंड कर लेंगे। ठीक है, सो ईच पार्टिकल दैट इज सराउंडेड और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है। ये वाले अब जो मिसेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये इन पार्टिकल्स को, dirt पार्टिकल्स को और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। तो करते करते ये प्रोसेस जब रिपीट होता रहता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, वेदर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं या हम मशीन वॉशिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन कर रहे हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से रनिंग वाटर के साथ जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं और जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें कि जो dirt particles है हम बोल रहे हैं कि it consists of what? It will consist of dirt which is stuck or mixed with oil, as a result of which जो ये dirt particles है कपड़े के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, मिसेल्स जो है उस dirt particle को इस तरह से सराउंड करता है कि जो नॉन पोलर टेल है वो इस ऑयली पार्ट के अंदर बेक करती है, उसको चर्न करती है और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेती है। जब वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए तो हर एक पार्टिकल को फिर से ये मिसेल पार्टिकल सराउंड करेगा और जब उसको सराउंड करता है तो फिर से उसे चर्न करता है और ऐसे करते करते रेपिटेशंस होते रहते बहुत ही छोटा सा पार्टिकल बन जाता है जिसको हम मशीन वॉश या हैंड वॉश के एजिटेशन से और छोटा करके वाटर के साथ वॉश अवे कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ सोप्स हेल्प इन क्लीनिंग द क्लॉथ। ठीक है,
समझ आ गया? Then now we have done 3 types of colloids. The first one which we did was, तीनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। फर्स्ट हमने किया था माइक्रोमोलिकुलर, सेकेंड हमने किया मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड हमने कौन सा किया? एसोसिएटेड। So when we point out the differences between the three, micromolecular में क्या था कि they consist of aggregates of small particles having size less than 1 nanometer. Having size less than 1 nanometer. और जो मैक्रोमोलिकुलर colloids है, they consist of large particles having size between 1 nanometer to 1000 nanometers, right? और associated colloids क्या थे? They also consist of aggregation of small particles which behave as electrolytes at low concentration and as colloids at high concentration, right? So micromolecular, macromolecular and associated colloids. अब यहाँ पे micromolecular में जो particles हैं, they are held together. Particles are held together by van der Waals forces of attraction. Held together by van der Waals forces of attraction. In case यहाँ पे macromolecules में the macromolecules are flexible and can take any shape. An example जो कि हमने इसमें किया था that was rubber. तो रबर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कोई भी शेप ले सकता है, ओके? और यहाँ पे हमने एसोसिएटेड में ऑलरेडी बोल दिया कि जब वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, और जब वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं तो वो एज कोलॉइड्स बिहेव करते हैं, ठीक है? देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है, दे जनरली हैव लियोफिलिक कैरेक्टर, दे आर वाटर लविंग, ठीक है? Whereas macromolecules, they generally have liophobic character and associate have both. इसके पास लियोफिलिक कैरेक्टर भी है और लियोफोबिक कैरेक्टर भी है, ठीक है? सो ये तीन मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं जो कि अगर आगे क्वेश्चन में या एग्जाम में कि माइक्रोमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर एसोसिएटेड के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें वो बोल रहा है कि मैक्रोमोलिकुलर जो है वो लियोफिलिक है, ये मैक्रोमोलिकुलर लियोफोबिक है और एसोसिएटेड दोनों है, ठीक है? क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट वी अगेन गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्स. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. हमने दो तरह के कोलॉइड्स करे थे. One which was known as लियोफिलिक colloids. So लियोफिलिक colloids को प्रिपेयर करना बहुत इजी है. इसमें सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को इकट्ठा करके रिफ्लक्स किया जाता है या शेक किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है. कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो अप्रोप्रिएट है उन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगाई जाती है, और सिंपली बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. लियोफोबिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लियोफोबिक हमने देखा था कि उसमें केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इसलिए उनको हम प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से
जैसे कि हम जनरल केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो लियोफोबिक जब हम देख रहे हैं तो इन केस ऑफ लियोफोबिक देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी प्रिपेयर देम। फर्स्ट दैट इज नोन एज कंडेंसेशन मेथड्स एंड द सेकंड इज नोन एज dispersion methods. Condensation methods and dispersion methods. Condensation से क्या हमें पता चलता है? कंडेंस करना किसी भी चीज को। जब हम कंडेंसेशन मेथड्स करते हैं या हम किसी भी चीज को कंडेंस करते हैं तो जनरली ये वाला जो फिनोमिनन होता है ये प्रोसीड करता है बाय लॉस ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। या वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसमें, या अल्कोहल निकल जाएगा, या कोई भी और छोटा सा एक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है कि हमने टेम्परेचर जो है वो कम करना है, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन में फर्स्ट मेथड इज बाय केमिकल रिएक्शंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि लियोफोबिक में केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सो केमिकल रिएक्शन से हम बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या, हाउ डू यू डिफाइन ऑक्सीडेशन? अगर सिंपल वर्ड्स में करें तो ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करें तो ऑक्सीडेशन इज गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सल्फर का सोल बन जाता है SOH। ठीक है, अब कैसे पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है? यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सो -2 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर। Br2 की जगह हम सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे भी क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग अ सोल ऑफ सल्फर। ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल गोल्ड का सोल बनाते हैं हम by using स्टेनस क्लोराइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं ऑरिक क्लोराइड को विद स्टेनस क्लोराइड टू गिव अस गोल्ड प्लस गोल्ड। करो जरा इसको बैलेंस जाएगा, 2 SnCl4 और गोल्ड आ रहा है। हाइड्रोलिसिस में हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड बनाते हैं बाय रिएक्टिंग FeCl3 with water, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड। ठीक है, एंड द फोर्थ मेथड इज बाय डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन में क्या होता है, जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो डीकंपोज हो गए। This is the fourth method, double decomposition. In this we are reacting arsenic oxide with H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड आ जाता है, दिस इज द कोलॉइड ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, क्लियर हो गया? सो बाय केमिकल रिएक्शंस 4 तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड डबल डीकंपोजिशन। सेकंड कंडेंसेशन का मेथड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। इसमें बेसिकली व्हाट इज डन इन दिस केस कि जिसका कोलॉइड बनाना है उसको पहले हीट किया जाता है। इट इज फर्स्ट हीटेड in organic solvents like ether और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और अदरवाइज अगर हीट नहीं करते हैं हम इसको, बिकॉज ये दोनों ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है दे बोथ आर कंबास्टिबल मटेरियल्स, तो अगर हम इसे हीट नहीं करते तो हम जिसका भी कोलॉइड बनाना है उसको इसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री कर लेते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, आइस
कूल्ड वाटर के अंदर प्लेस करके। तो जब इसको हम आइस कूल टेम्परेचर में डालेंगे तो एक्सेसिव कूलिंग हो जाती है, तो जो कोलॉइड है वो अलग हो जाता है। ठीक है। देन द थर्ड मेथड इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो इसके बारे में पढ़ा था हमने, राइट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर NaCl वाटर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है तो NaCl बेंजीन के अंदर कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड का कोलॉइड बनाना है तो वी विल एक्सचेंज द सॉल्वेंट फ्रॉम वाटर टू बेंजीन। सो NaCl when put in benzene forms a colloid. So this is the method which is known as exchange of solvent. तो कंडेंसेशन से हमने 3 मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन से भी हम 2 तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ, अगर आपने वो कहीं पे भी मूवीज वगैरह में चक्की देखिए जिसमें आटा पीसते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है चक्की में, अगर मेरे से ड्रॉ तो बड़े अच्छे से तो नहीं होगी बट इन एनी केस उसमें 2 इस तरह से पत्थर होते हैं जिसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। यहाँ पे एक होल होता है जिसमें से हम गेहूं डालते हैं और इसमें एक हैंडल लगा रहता है। ठीक है। अब जब गेहूं डालेंगे तो वो जो गेहूं है वो इन दोनों के बीच में फंस जाती है और जब हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो गेहूं इसके अंदर है वो पिसने लग जाएंगे, राइट। अ सिमिलर मेथड दैट इज यूज्ड इन मैकेनिकल डिस्पर्जन। यहाँ पे पार्टिकल्स हम लेते हैं दोज which have a size of a suspension diameter that is above 1000 nanometer. ठीक है, 1000 नैनोमीटर। इसी तरह का सेम प्रोसेस रहता है। तो इसमें 2 मेटल के डिस्क रहते हैं ऐसे, ठीक है। और उस मेटल के डिस्क में हम लोग जो ये सस्पेंशन पार्टिकल्स है उसको डिस्पर्स करेंगे। तो ओनली थिंग ओवर हियर इज कि यहाँ पे तो हमारा एक ही जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे दोनों डिस्क रोटेट करते हैं। अब जो दोनों डिस्क के रोटेट करेंगे, वन विल बी इन क्लॉकवाइज एंड द अदर वन विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह से इसकी कुछ मूवमेंट जो है वो होगी, वन क्लॉकवाइज एंड द अदर वन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि दोनों आप देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो चौक भी अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, घूरने लग जाती है ना ये। तो सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ओके, वो जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं दे कम बिलो 1000 नैनोमीटर। सो बिलो 1000 नैनोमीटर का मतलब दे कम इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। और 1 to 1000 नैनोमीटर किसकी रेंज है, कोलॉइडल का। सो सस्पेंशन को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इन कोलॉइड, राइट। दिस इज मैकेनिकल डिस्पर्जन। द अदर मेथड व्हिच इज इंपॉर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक आइस बाथ लेते हैं। आइस बाथ क्या होगा, इट इज अ ट्रफ व्हिच हैज आइस फिल्ड इन इट, ठीक है। और उसमें एक वाटर का बीकर प्लेस है और ये हमने इसमें आइस प्लेस है। अब जिस मेटल का कोलॉइड बनाना है उस मेटल को हम इन द फॉर्म ऑफ मेटल रॉड्स इसके अंदर सस्पेंड कर देते हैं, इस वाटर के अंदर, which is at a very low temperature. This is ice, this is water. और ये जो दोनों मेटल के रॉड्स हैं, this is connected to a battery with very high voltage. ठीक है। अब करेंगे क्या कि हम इसमें एक करंट जो है वो फ्लो करवाएंगे और वो करंट इज एट अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज।
क्योंकि वो करंट बहुत हाई वोल्टेज पे है तो मेटल मेल्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अब जब ये मेटल मेल्ट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई रखी है तो हम यहाँ पे एक इस तरह से आर्क या स्पार्क नजर आती है एंड ड्यू टू दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो हम यहाँ पे स्पार्क देख रहे हैं, इस स्पार्क की वजह से दिस स्पार्क इट सीम्स टू बी एन आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क हैज दिस काइंड ऑफ शेप। ठीक है, तो क्योंकि ये आर्क की तरह लग रहा है तो इस मेथड को हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं और ब्रेडिक वाज द साइंटिस्ट जिसने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था या फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। सो इट इज नोन एज ब्रेडिक्स आर्क। अब होगा क्या कि ये मेल्ट कर रही है, ये आइस कोल्ड वाटर है, तो जो भी इसमें से मेल्ट करेगा वो प्लास्टिक की तरह इसमें सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसके बाद वो सेटल होने लग जाएगा। तो हम इसे निकाल लेते हैं, वाटर पोर आउट कर लेते हैं और हमारे पास कोलॉइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। The third method is very important from your examination point of view. इसकी definition बहुत बारी आई है, that is peptization. Peptization. Peptization क्या होता है? It is the process of converting freshly prepared. It is the process of converting freshly prepared precipitate into colloidal form. Freshly prepared precipitate into colloidal form. ठीक है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उसको हमने कोलॉइड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? बाय एडिशन ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब कॉज क्या होगी पेप्टाइजेशन की कि एक फ्रेशली हमने प्रिपेयर करा था प्रेसिपिटेट, जब हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट में डाला तो वो क्यों कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो गया? वो बोलते हैं कि पेप्टाइजेशन इज ड्यू टू यू कैन से सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेशली प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करा है या इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करा है और उसमें हम लोग FeCl3 डाल देते हैं, राइट? अब जब FeCl3 डाल रहे हैं तो इन दोनों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो Fe जो है इन दोनों में कॉमन है, तो FeOH3 क्या करेगा? ये इस Fe3 पॉजिटिव को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो इफ दिस इज FeOH3 तो ये Fe3 पॉजिटिव जो है ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हुआ क्या कि यहां पे तो जो साइज था वो किसका था? ट्रू सॉल्यूशन का। जब ये Fe3 पॉजिटिव इसके अराउंड उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका जो डायमीटर है वो बड़ा हो गया और वो जो डायमीटर है वो अबव 1 नैनोमीटर चला जाता है। Therefore, this colloid is formed. Peptization will take place. ये important है from your examination point of view. Definition आ जाती है और question भी आ जाता है what is the cause of peptization. ठीक है, similarly अगर suppose हमारे पास AgCl है, AgCl का precipitate बनाया है और हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास Ag पॉजिटिव है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो हमारे पास AgCl आ जाता है with Ag positive adsorbed on the surface, right? So particle size जो है वो बड़ा हो गया, hence formation of colloid that is going to take place. So ये methods है condensation and dispersion. Condensation में हमने कर लिए methods, dispersion में mechanical dispersion आ गया पहला, electrical dispersion आ गया दूसरा और peptization आ गया तीसरा। अब इन सब मेथड्स में हमने कोलॉइड्स को प्रिपेयर करा है। जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद उसकी प्यूरिफिकेशन करनी जरूरी है क्योंकि जो भी कोलॉइड्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हमने उन सब में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी, राइट? उन इम्प्योरिटीज को हमने रिमूव करना है और वो इम्प्योरिटीज किस चीज की होंगी?
क्योंकि हर एक में हम क्रिस्टलॉइड से बना रहे हैं कोलॉइड। किसी में हम सस्पेंशन से, यहाँ पे हमने सस्पेंशन से बनाया, यहाँ पे हमने मेटल से बनाया है, यहाँ पे हमने FeCl3 क्रिस्टलॉइड से बनाया। तो जब क्रिस्टलॉइड से हमने FeOH3 बनाया तो कुछ पार्ट क्रिस्टलॉइड का इसके अंदर रह जाता है, हमको वो पार्ट रिमूव करना है और उसे हम क्या बुलाते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जनरली इस चैप्टर में से हमें डेफिनेशन ही आती है, ओके, बट फ्री फंडे में 3 मार्क्स है। सो इसलिए प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी गो ऑन टू प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, राइट। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स करने के लिए द फर्स्ट मेथड जो कि आपने सुना भी होगा, दैट इज डायलिसिस। सुना हुआ है डायलिसिस क्या होता है? किडनी को कई बार क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या हम लोग में से कोई भी है, किसी की किडनी फेल हो जाती है। जो किडनी है बॉडी के अंदर एज ए नेचुरल प्योरीफायर की तरह बिहेव करती है क्योंकि ब्लड कोलॉइड है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे Na पॉजिटिव पोटेशियम हो गया, K पॉजिटिव हो गया, सॉरी सोडियम हो गया, K पॉजिटिव पोटेशियम हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे आते हैं? बिकॉज वी कंज्यूम सॉल्ट्स इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, कॉमन सॉल्ट हम ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव, वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं तो उससे फास्फोरस भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, क्लोराइड्स भी हमारी बॉडी के अंदर है। अब इसकी कुछ एक पर्टिकुलर कंटेंट बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कंटेंट बॉडी में ज्यादा होने लग जाए, सपोज सोडियम की ज्यादा होगी, तो अगर Na पॉजिटिव हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच swelling in the body will take place and this disease that is known as edema। ठीक है, अब किडनी क्या करती है? किडनी कोलॉइड्स को, जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करती है बाय रिमूविंग द क्रिस्टलॉइड्स, राइट। तो वही फॉर्मूला जो है वो आर्टिफिशियल, किसकी किडनी अगर खराब हो गई तो आर्टिफिशियल मशीन उसमें सेट करनी है या उसका हम डायलिसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो 2 तरह का डायलिसिस होता है, वन विच इज नोन एज योर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब कि ब्लड को डायरेक्टली प्यूरिफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग अ मशीन, एंड सेकंड इज नोन एज सेंट्रल ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, CAPD उसको बुलाते हैं। उसमें हम पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं और वो फ्लूइड जो जहां पे ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है उसके अराउंड जितना भी प्लाज्मा है या सेल फ्लूइड्स है उसको प्यूरिफाई कर देता है। तो ब्लड प्यूरिफाई होता है बट नॉट टू दैट एन एक्सटेंट। ठीक है, सो डायलिसिस में प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है? प्रिंसिपल जो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी करी थी कि क्रिस्टलॉइड्स कैन पास थ्रू parchment membrane या cellophane paper या semi permeable membrane to parchment membrane but colloids cannot। तो ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि what is the principle behind the process of dialysis। तो प्रिंसिपल हम क्या बोल रहे हैं कि crystalloids can pass through parchment membrane but colloids cannot। crystalloids are all the ions which are present। crystalloids true solutions की तरह हो गए, electrolytes हो गए। ठीक है, सो इसमें हम करते क्या है, एक बीकर लेते हैं जिसमें 2 आउटलेट्स हैं। ठीक है, इसे हमने लॉक करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर एक हुक के थ्रू एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जिस कोलॉइड को हमने प्यूरिफाई करना है उसे इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के बैक के अंदर रख देते हैं, राइट। और इस पे हम वाटर ले लेंगे। जब हम इसको डिप करते हैं तो क्या होगा कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो बाहर पास होने लग जाएंगे। जो भी क्रिस्टलॉइड, आई एम जस्ट पुटिंग Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इट कैन बी एनी। तो क्रिस्टलॉइड पास होने लग जाते हैं और जो इसके अंदर रह गया दैट इज गोइंग टू बी प्योर कोलॉइड। बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज कि इसको हम जो यहाँ पे क्रिस्टलॉइड्स हैं उसको हम रिमूव करते रहे। सो यहां से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड को
रिमूव करते रहते हैं। अदरवाइज अगर कॉन्सेंट्रेशन क्रिस्टलॉइड की यहाँ ज्यादा हो जाएगी तो स्लोली वो वापस डिफ्यूज होने लग जाएंगे। यहां से हम फ्रेश वाटर की एंट्री रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ डायलिसिस इज डन। अब डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही अपना धीरे धीरे। अगर हम सिर्फ डायलिसिस नॉर्मल डायलिसिस करें तो इट विल टेक एजेस टू प्यूरिफाई कोलॉइड, बहुत साल लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम एडवांस कर देते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। ओके, सो व्हेन वी आर यूजिंग electrodes in normal dialysis, that phenomenon is known as electrodialysis. That phenomenon is known as electrodialysis. ठीक है, और electrodialysis जो है that is a faster process than dialysis. Electrodialysis is a faster process than dialysis. ठीक है, so ये दो methods हो गए. The next method which we use is ultrafiltration. Initially हमने पढ़ा था कि जो colloids हैं वो normal filter paper से पास हो जाते हैं, है ना। सिर्फ suspensions ही थे जो normal filter paper से पास नहीं होते। तो हम इस process में क्या करते हैं, normal filter paper को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या हुआ, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके पोर साइज बड़ा रहता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो पोर साइज है वो छोटा कर दिया जाता है ताकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कुछ पार्चमेंट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे। ओके, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम बनाते कैसे हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बेसिकली नॉर्मल फिल्टर पेपर को 4% solution of nitro solution of nitrocellulose in ether और alcohol में ये solution बनाई जाती है नाइट्रोसेलुलोज की। फिर जब फिल्टर पेपर को हम इसमें डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक आप कह सकते हो लेयर जैसी जम जाती है जिससे फिल्टर पेपर के पोर्स जो है वो छोटे हो जाते हैं। फिर उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड की सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की सॉल्यूशन में डिप करके हम ड्राई कर लेंगे इसे, तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो जो इम्प्योर कोलॉइड है उसको जैसे हम फिल्ट्रेशन नॉर्मल फिल्ट्रेशन करते हैं तो इम्प्योर कोलॉइड को हम उसके अंदर डालेंगे, उसमें से सारे क्रिस्टलॉइड्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ कोलॉइड उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा, बिकॉज कोलॉइड विल नॉट पास थ्रू, कोलॉइड does not pass। ठीक है, सो कोलॉइड रह गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर और क्रिस्टलॉइड्स उसमें से पास हो गए। द थर्ड मेथड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल करें, मलाई डाली हमने मिक्सी के अंदर, उसको हम चर्न कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है और मिल्क उसमें से अलग हो जाता है, यही होता है ना, डिसॉल्व्ड फैट्स अलग हो गए और वो अलग हो गया। उसी तरह से इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या किया जाता है, एक सील्ड ट्यूब ली जाती है ग्लास की, ठीक है, इसके अंदर इम्प्योर कोलॉइड हमने डाल दिया और इसे एक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और इसको रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। तो जब वेरी हाई स्पीड पे इसे रोटेट करेंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स बीइंग हेवियर, क्योंकि उनकी साइज ज्यादा है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्योंकि हेवी होते हैं तो वो एक साइड को सेटल हो जाते हैं और जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोलॉइड को और क्रिस्टलॉइड को सेपरेट कर सकते हैं बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर द मेथड्स by which we can purify the colloids.